हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो फाइनली यूपीएससी सीएससी का जो 2025 का एग्जामिनेशन है कंडक्ट किया जा चुका है। हम लोगों ने अलग अलग सेट ऑफ वीडियोस रिकॉर्ड किए जिसमें हमने सब्जेक्ट स्पेसिफिक इसको रिकॉर्ड किया है। ये जो रिकॉर्डिंग है ये सेट बी की है। तो सेट बी की रिकॉर्डिंग के हिसाब से हम लोग चलेंगे। जो सीक्वेंसिंग है सब्जेक्ट की, और मैंने ज्योग्राफी की आपको सेशन लेना है, तो सेट बी के अकॉर्डिंग ही ये सेशन है, उसी के हिसाब से हम चलेंगे। लेकिन क्योंकि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो चंक में रहेंगे, तो अगर आपका कोई और भी सेट है तो तकरीबन यही चंक जो है फॉलो होगा, राइट। तो इसको हम लोग फॉलो करेंगे। 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी की डोमेन से हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ओवरलैपिंग भी होते हैं कि ज्योग्राफी में, जैसे एक सवाल में दिखाऊंगा क्लाउड सीडिंग वाला, क्लास में कई बार मैं करवाता हूं, तो उसमें जो है साइंस एंड टेक वाले कहते हैं हमारा सवाल है। कई जगहों पे एक एनवायरनमेंट का भी सवाल है जो मैंने सॉल्व किया, तो एनवायरनमेंट वाले कहते हैं हमारा सवाल है। सेम गोज फॉर एनवायरनमेंट में कई सारे सवाल मेरे को लगता है कि तो ज्योग्राफी के, तो कुछ एक ओवरलैपिंग एरियाज है। इन जनरल मेरे दृष्टि में 20 सवाल जो है ज्योग्राफी की डोमेन से आए हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ क्वेश्चन जो था, पेपर मॉडरेट था, और देखो कुछ सवाल तो ऑब्वियसली बात है डिफिकल्ट रहेंगे। अगर 20 सवाल आए, 4-5 सवाल ज्योग्राफी में ऐसे थे, 4 सवाल जो मुझे लगता था आसान नहीं है जिनको करना, अदरवाइज डुएबल क्वेश्चन है। कुछ जगह कॉन्सेप्ट आए हैं और कॉन्सेप्ट डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैंने इसमें स्नाइपेड भी एनसीईआरटी के लगाए हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी जो कॉन्सेप्ट के बाहर जो चीज आई है, जो करंट अफेयर बेस्ड है, जो प्लेसेस इन न्यूज, जिसको हम लोग कई बार क्लासेस में करते भी हैं, तो प्लेसेस इन न्यूज, रिसोर्सेज एक नया अपकमिंग टॉपिक है जो मैं करवाता भी हूं। जैसे रेयर अर्थ मेटल के बारे में मैंने कराया, वो पेपर में पूछा गया। कुछ गवर्नमेंट बॉडीज हैं, है ना, जैसे पेट्रोलियम बोर्ड है, नेचुरल एंड पेट्रोलियम बोर्ड है, रेगुलेटरी बोर्ड है, उसकी क्या फंक्शनैलिटी है। इस तरह के कुछ एक नए सवालात देखने को मिले, उनको भी कवर करेंगे, ताकि आप, और मैं टॉपिक वाइज भी बताऊंगा कि इस अगर ये सवाल है तो ये कौन से टॉपिक से आता है ज्योग्राफी के, क्योंकि ज्योग्राफी का एक्सपेंस बहुत ज्यादा है। कई बार हमें पता नहीं चलता अच्छा फिजिकल ज्योग्राफी के अलावा कौन कौन से एरिया जो ज्योग्राफी के अंदर आते हैं। चलिए क्विकली एक बार सवालों को के जवाब को देखते हैं। इसकी जो पीडीएफ फाइल है आपको सिविल स्टेप आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी मिल जाएगी, या जो है उस ग्रुप के ऊपर कंप्लीट पीडीएफ फाइल मिल जाएगी जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है, सोर्सेस के साथ उसमें चीजों को दे रखा है। चलिए बहरहाल सबसे पहले सवाल स्टार्ट करते हैं। सेट बी क्वेश्चन नंबर 13। सवाल बोलता है कि साइंटिफिक स्टडी सजेस्ट दैट अ शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन अर्थ रोटेशन एंड एक्सिस। कि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अर्थ का रोटेशन जो है स्लो डाउन हो रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स आई है। एक्सिस वॉवलिंग इफेक्ट जिसको हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, उसमें भी कुछ चेंजेस आए। इस बार सोलर फ्लेयर्स भी हमें देखने को मिले, जिसको सोलर विंड्स बोलते हैं। उसके ऊपर है कि सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं, उसको एक्सप्लेन किया गया। फिर एक स्टेटमेंट दी गई, एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट द वाटर टेंड टू मूव टुवर्ड इक्वेटर। तो देखिए पहली स्टेटमेंट को तो इन्होंने जज ही नहीं किया कि सही है या गलत है, तो पहली बाय डिफॉल्ट ये सही मान के चल रहे हैं। दूसरी स्टेटमेंट सोलर फ्लेयर के बारे में जो भी दिया हुआ बिल्कुल ठीक है, कि सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शन CME बोला जाता है, बॉम्बार्डेड अर्थ आउटर एटमॉस्फेयर विद ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये बात बिल्कुल ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट सेज एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट द वाटर टेंड टू मूव टुवर्ड्स इक्वेटर। बिल्कुल ठीक है कि जैसे जैसे पोल्स की आइस मेल्ट होती है, वो पानी का बहाव जो है, चाहे लेब्राडोर करंट है, चाहे बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए हमारे बाकी के करंट से वो नीचे की तरफ को आते हैं, और जो है टेम्परेट एरिया में एंटर करते, इक्वेटर में जाने का उनका प्रयास रहता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे जैसे पोलर आइस मेल्ट होगी, पानी इक्वेटर की तरफ को मूव करेगा। और यही नासा की रिपोर्ट है कि पानी जब इक्वेटर की तरफ मूव कर रहा है पिछले कुछ सालों में, उसकी वजह से माना जा रहा है कि अर्थ की रोटेशनल स्पीड के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, और वो स्लो डाउन हो रही है, जिससे लेंथ ऑफ द डे इंक्रीज हो रहा है। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि अर्थ के एक्सेस के ऊपर भी इंपैक्ट हमें देखने को मिला। कई सारी रिपोर्ट्स से डाउन टू अर्थ में भी इसके ऊपर आर्टिकल्स आए हुए थे। तो इस तर्ज के ऊपर तीनों स्टेटमेंट ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1 की जो स्लो डाउन है उसकी एक्सप्लेनेशन केवल थर्ड स्टेटमेंट दे रही है। सेकंड स्टेटमेंट का स्लो डाउन से कोई लेना देना नहीं है। अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है, बट इट इज नॉट जस्टिफाइंग स्टेटमेंट 1। क्लियर? तो सिंपल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन पहली को जस्टिफाई नहीं करी। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन पहली को जस्टिफाई भी कर रही है। तो ये सिंपल एक सवाल पूछा गया था, तो बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है, एक बार आप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों को जल्दी भी रहती है, तो इसलिए जो है इसमें फालतू एक्सप्लेनेशन के अंदर टाइम नहीं खराब करेंगे अपन लोग। चलिए अगला सवाल कहता है, विद रेफरेंस टू द प्लैनेट अर्थ, और कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, उसको मैं रीड करता हूं। ये कहता है कि जो रेन फॉरेस्ट है वो ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू ओशन। कई बार एनवायरमेंट में भी पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी में भी जब मैं कोरल्स पढ़ाता हूं तो भी मैं बताता हूं इसको, कि जो हमारे ओशंस हैं वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जाती है एज कंपेयर टू रेन फॉरेस्ट। और बोला जाता है ओशंस कंट्रीब्यूट 50 to 80% ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन। जो अमेज़न के रेन फॉरेस्ट है, जिसको माना जाता है लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, वो मात्र 6 से 9% ही ऑक्सीजन दे रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं दे रहे रेन फॉरेस्ट। तो मींस कि जो मैक्सिमम ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आज की डेट में सप्लाई की जा रही है, इट इज बाय द ओशंस, है ना। और ये हमेशा से ही था, आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ,
हमेशा से ऐसा था, इसलिए पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है मरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन। ये बात बिल्कुल ठीक है। आप समझिए अमेज़न के रेन फॉरेस्ट का एरिया कुछ भी नहीं है एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ द ओशंस। अगर आप दुनिया के सारे ओशंस को देखोगे तो 71% एरिया तो बाय डिफॉल्ट है। तो उसमें अगर आप टेम्परेट एरियाज के, है ना, फ्रिजिड एरियाज के ओशन को छोड़ दोगे, उसके अलावा इतना बड़ा जो ओशंस का एरिया है, इसलिए बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपेंस उसका सरफेस एरिया इतना ज्यादा है कि अमेज़न के रेन फॉरेस्ट का एरिया कुछ भी नहीं है ओशंस के एरिया के हिसाब से, इसलिए वो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करे। राइट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट सेज वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन सेवरल फोल्ड हायर ऑक्सीजन देन एटमॉस्फेयर। कहने का मतलब है कि जो ओशन का सरफेस है वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर। ऑक्सीजन ओशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर थोड़ी है, वो तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इसका डेटा भी मैंने दिया हुआ है ना, उस डेटा को गो थ्रू करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहां पे कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? एक स्टेटमेंट। और ज्योग्राफी का जनरली ये नेचर है 2 ओनली, है ना, कि केवल सेकंड स्टेटमेंट ही हमारी करेक्ट है, थर्ड और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। बी इज द राइट आंसर हियर। क्लियर? तो सिंपल था, है ना, इसमें थोड़ा सा लॉजिक भी अप्लाई हो सकता है, तो उस हिसाब से चलिए अगला सवाल पूछा। इनमें से पूछा गया है नाटो के कौन कौन से मेंबर्स हैं। अब ऑल्दो 32 मेंबर है नाटो के, लेकिन मैं ऐसी अपेक्षा नहीं करता कि 32 के 32 ही हम लोग याद कर ले, लेकिन थोड़ा लॉजिक लगाया जा सकता है क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद पिछले 2-3 साल से हम लोग भी करवा रहे हैं अलग अलग यूट्यूब सेशन के ऊपर। तो नाटो के लिए देखिए इन सभी के अंदर जैसे लॉजिक क्या लगाया जा सकता है, सर्बिया नहीं है। सर्बिया जो है इट इज द एलाई ऑफ रशिया, तो सर्बिया तो अपने आप आउट हो जाता है, तो सर्बिया को आउट कर देंगे। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे दी अनदर वन इज इसमें से देखिए दी अनदर वन जो इसका अलाय है दैट इज ऑस्ट्रिया का कोई लेना देना नहीं है इसके साथ, है ना। तो ऑस्ट्रिया हैड ऑलवेज बीन द अलाय फॉर द ईस्ट दैट इज रशिया, तो ऑस्ट्रिया भी इसके ऑप्शन से बाहर है, इसलिए हमारे पास ऑस्ट्रिया बाहर हो जाता है और हमारे पास सर्बिया बाहर हो जाता है। इसके अलावा 32 नाटो मेंबर्स हैं जो यहां पे मैंने दे रखा है, जैसे बुल्गारिया है, क्रोएशिया है, नदन मसिडोनिया है या स्वीडन है, इनके सभी के नाम यहां पे दे रखे हैं, इसलिए बी इज द राइट आंसर है। क्लियर? सिंपल। तो ये मैं उम्मीद नहीं करता कि हर किसी को पता हो। चलिए अगला सवाल फिजिकल ज्योग्राफी की डोमेन से और लोकेशनल एस्पेक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, तो देखिए सवाल क्या कहता है, जो एंडीज माउंटेन्स है, ये एंडीज माउंटेन कौन कौन से जो है कंट्री से पास होते हैं। साउथ अमेरिकन माउंटेन सिस्टम है, लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम है, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन जैसे हम लोग कुछ साल पहले वेस्टर्न घाट के ऊपर पूछा गया था कि वेस्टर्न घाट कौन कौन से स्टेट से इंडिया से पास होता है, तो एनसीईआरटी की लाइन है कि वेस्टर्न घाट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ ऑफ रिवर तापी टिल कन्याकुमारी। सेम ऐसी है कि एंडीज माउंटेन्स स्टार्ट फ्रॉम वेनेजुला, तो वेनेजुला इज बाय डिफॉल्ट अ पार्ट ऑफ एंडीज। ऐसे ही कोलंबिया बाय डिफॉल्ट अ पार्ट ऑफ इक्वेडर, जिसकी कैपिटल जो है क्यूटो, कई बार मैं पढ़ाता भी हूं क्लासेस के अंदर एटर्नल स्प्रिंग को लेके, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एंडीज। अगर एंडीज कहीं से पास नहीं हो रहे, देखिए कोलंबिया बिल्कुल नजदीक है इक्वेडर और वेनेजुला के, वहां से भी पास होगा। जब वेनेजुला से पास हो रहा है, इक्वेडर से पास हो रहा है, तो कोलंबिया इनके बीच में, वहां से भी पास होगा। नहीं पास होगा तो ब्राजील से, और नहीं पास होगा तो पैराग्वे से। इन जगहों से ये पास नहीं हो सकता, ये थोड़ा दूर है ना, और ये क्योंकि थोड़ा सा दूर है इसलिए यहां से एंडीज पास नहीं होते। केवल 4 ऐसे देश हैं जहां से एंडीज पास होते हैं, है ना। तो सी इज द राइट आंसर। तो एंडीज पास नहीं होते, जैसे अगर आप देखोगे एक मैप मैंने यहां पे दिखा रखा है, तो इसमें देखेंगे वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू यहां से पास होता है, बोलीविया से पास होगा, और उसके बाद चाइल और अर्जेंटीना से होता हुआ, अर्जेंटीना सदर्न मोस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका का, वहां से पास होता है। पैराग्वे, उरुग्वे एंड ब्राजील यहां से पास नहीं होता है। ये एक सवाल आया था, ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाया जा सकता था। चलिए अब ये सवाल है, ये सवाल मेरे को ऐसा है कि रैंडम सवाल है कि इसको ना ही अटेम्प्ट करो तो बेहतर है ना। अगर आपको इन सारे वाटर बॉडीज के या वेटलैंड्स के बारे में ना पढ़ता हो, अगर आपने एनवायरमेंट में पढ़ा, जैसे एनवायरमेंट वाले इसको क्लेम करते हैं कि हमारा भी सवाल है, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉर्न में क्लासेस में बोलता रहता हूं कि इनसे कौन कौन से कंट्रीज से पास हो रहा है, इसलिए इसको ज्योग्राफी के एम्बिट में पढ़े। तो 3 लेक के बारे में लेकर दे रखा है, लेक तंजानिका जो कि लॉन्गेस्ट लेक है पूरे वर्ल्ड की। साथ ही इसके बारे में देखिए एक खूबसूरत फैक्ट क्या है कि ये लॉन्गेस्ट के साथ साथ अगर आप देखोगे लेक बैकल विच इज द डीपेस्ट लेक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, लेक बैकल कैरीज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर। लेक तंजानिया के लिए बोला जाता है इट कैरीज सेकंड लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर आफ्टर बैकल, इट इज द सेकंड मोस्ट डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके बारे में कुछ एक फैक्ट है, बट यहां से इक्वेटर पास नहीं होता है। इक्वेटर थोड़ा सा ये इक्वेटर के नीचे चली जाती है, इक्वेटर विक्टोरिया से तो पास होता है, ये थोड़ी सी नीचे की तरफ है, इसलिए तंजानिया नहीं है। ऐसे देखिए पेटोज लगून जो कि ब्राजील का लार्जेस्ट वेटलैंड है, लेकिन यहां इक्वेटर पास नहीं होता, तकरीबन 30 डिग्री के आसपास है, ये 30 डिग्री के आसपास है, तो वहां पे ये है
और इसलिए रियो डी जेनेरियो सिटी के पास अंदर है, इसलिए यहां से भी इक्वेटर पास नहीं होता। थर्ड है लेक टॉन्सले सैप, जो कि कैम्बोडिया की और साउथ ईस्ट एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और मैकोंग रिवर द्वारा फीड की जाती है, फ्रेश वाटर लेक है। और कैम्बोडिया अगर आप देखोगे इक्वेटर से काफी ज्यादा ऊपर है, तो यहां से भी इक्वेटर पास नहीं होता। इसका जो उत्तर है इंटरनेट पे भी इजीली आप लोगों को अवेलेबल होगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं ढूंढ सकते हैं। तो डी इज द राइट आंसर, है ना। तो डी जो है इसका आंसर है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारे पास ठीक नहीं दे रखा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टर्मरिक, और इस करंट अफेयर में भी था क्योंकि मोदी जी ने बोला था कि हम तेलंगाना के अंदर टर्मरिक बोर्ड बनाएंगे, और उसका लॉजिक क्या था कि इंडिया के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है महाराष्ट्र फॉलोड बाय तेलंगाना, है ना। तो ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स के अंदर आते हैं। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर एंड कंज्यूमर। एक और शब्द लगा लेना जो पीआईबी में लिखा वो मैं बता रहा हूं, कंज्यूमर भी है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। इंडिया 30 से ज्यादा वैरायटी उगाता है टर्मरिक की, ये बात भी ठीक है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु आर द मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और ये तीनों ही स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो तंजानिया टर्मरिक को गोल्डन स्पाइस भी बोला जाता है। महाराष्ट्र भारत के अंदर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक है। ग्लोबल लेवल पे इंडिया अकेला 62% जो है टर्मरिक ट्रेड करता है और 70% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन को लीड कर रहा है टर्मरिक में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कितनी अच्छी बात है कि एनसीईआरटी से दिया। एनसीईआरटी हमेशा मैं बोलता हूं कि नेक टू आपने जो है कवर टू कवर पढ़नी है। देखिए कितनी प्यारी लाइंस दे रखी है एनसीईआरटी से। द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक, और ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कंटेक्स्ट में दे रखी है। तो क्या बोला जा रहा है? द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैच दोज ऑफ द वेस्टर्न अफ्रीका। कितनी बार पढ़ते हैं कि ब्राजील और वेस्टर्न अफ्रीका की रॉक्स मिलती है, बिल्कुल बात ठीक दे रखी है वेगनर ने। उसके अलावा इसने एक और चीज बोली, और मैं कई बार क्लासेस में बताता हूं कि जब वेगनर ने देखा जो वेन्स है जहां से गोल्ड निकलता है वो वेन्स ब्राजील में है और प्लेसर डिपॉजिट गोल्ड का जो है वो घाना के अंदर है। तो वही बात लिखी हुई थी, गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना डिराइव फ्रॉम द ब्राजील प्लेट्यू व्हेन टू कॉन्टिनेंट ले साइड बाय साइड। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। गोंडवाना सिस्टम जो भारत के अंदर है, उस समय में जो रॉक सिस्टम डेवलप हुआ था वो केवल भारत ही नहीं, जितने भी गोंडवाना से जो है अलग अलग 6 कॉन्टिनेंट अलग हुए थे, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, एंटार्क्टिका है, इंडिया है, इन सभी के अंदर वो सारी जो है रॉक्स देखने को मिलेंगी। ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दे रखी है। और इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, हाईलाइट करके एनसीईआरटी के स्नाइपेट लगाए हुए कि ये स्नाइपेट के हिसाब से एनसीईआरटी में जो है ये बात दे रखी है। और 3-4 क्वेश्चन अभी मैं दिखाऊंगा वर्बिटिमली एनसीईआरटी से आए हुए, और उसको मैंने हाईलाइट करके एनसीईआरटी के स्नाइपेट रखे हुए। ये अच्छी बात है कि एनसीईआरटी पे फोकस किया जा रहा है, ताकि धीरे धीरे डी इंस्टीट्यूशंस की तरफ यूपीएससी जा रहा है, और जाना भी चाहिए कि ज्यादा इंस्टीट्यूशनल प्रमोशन नहीं होनी चाहिए। कि अगर कोई व्यक्ति एनसीईआरटी को पढ़े, एनसीईआरटी को समझे, करंट अफेयर को पढ़े, इतने से प्रीलिम्स निकलना चाहिए जैसा पहले हमारे टाइम पे निकलता था। आज के लिए पिछले 5-7 साल में, पिछले साल को छोड़ के अननेसेसरी प्रीलिम्स को ट्रिकी बना गया है, उस हिसाब से बहुत अच्छा पेपर था। देखिए अब देखिए ये भी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल, और ये लॉजिक से भी निकल जाएगा, इन एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। क्योंकि सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया क्या होता है? ड्राई। जब ड्राइनेस होती है तो विंड्स चलेंगी, विंड्स क्या करेंगी? इस तरह के पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल को ऊपर की तरफ को अपलिफ्ट करेंगी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड, ऐसा नहीं है, यहां पे तो ज्यादा ड्राई विंड है। सब ट्रॉपिकल तो 30 डिग्री है ना, ड्राइनेस है यहां पे, तो यहां पे तो ज्यादा जो है ड्राई विंड्स है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए हमारे पास पहली स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट दे रखी है। सी इज द राइट आंसर। और इस बात को सपोर्ट करने के लिए आप देखिए एग्जैक्टली ये जो है लाइन यहां पे दे रखी है, द हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये एनसीईआरटी की लाइन है, 11th क्लास फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी से है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6। The higher concentration of dust particle is found in the subtropical and temperate areas due to the dry winds in comparison to equatorial and polar region। स्वाभाविक सी बात है, इक्वेटोरियल रीजन में रेनफॉल इतना ज्यादा है, पोलर रीजन में इतनी ज्यादा जो है नमी है मिट्टी के अंदर, जिसकी वजह से ड्राई डस्ट पार्टिकल अपलिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो ये बात इन्होंने दे रखी है। चलिए 47 स्टेटमेंट देखते हैं। 47 क्वेश्चन क्या कहता है? इन जनवरी, और ये क्लास में कई बार कराया हुआ सवाल है और 2 साल पहले यूपीएससी में आया हुआ है। इन जनवरी इन द नदर्न हेमिस्फीयर, देखिए अब ना मैं आपको एक सिंपल सा मैप बनाता हूं, वहां से आप इस बात को समझेंगे। ये अफ्रीका है। अगर देखिए जाड़े का टाइम है और जनवरी का महीना है, जनवरी के महीने में क्या होगा? जमीन जल्दी ठंडी होती है, जमीन ठंडी होगी तो इसका टेम्परेचर कितना होगा? 10 डिग्री। इसके करस्पॉन्डिंग वाटर बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा? 20 डिग्री। तो जब 20 डिग्री का आइसोथर्म चलेगा तो ये 20 डिग्री का आइसोथर्म है ना, ये 10 डिग्री का अगर ये आइसोथर्म चलेगा, वो 10 डिग्री यहां पे जल्दी मिल जाएगा जमीन पे, इधर की तरफ, है ना, कि ये 20 डिग्री यहां पे जल्दी मिलेगा आइसोथर्म के मामले में। तो यही चीज वो बोल रहा है कि ठंडा जो है नदर्न हेमिस्फीयर में, अगर जनवरी का महीना है
तो जमीन ज्यादा ठंडी हो जाएगी। तो जमीन ज्यादा ठंडी होगी तो आइसोथर्म जो है बेंड करेगा इक्वेटर की तरफ अगर आप जमीन पे मूव करोगे इन जनवरी। इन नदर्न हेमिस्फीयर में जनवरी में ठंडा है। द आइसोथर्म बेंड इक्वेटर वर्ड while crossing the land masses and poleward while crossing the ocean। ये बात बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और दूसरी स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रही है, ये करेक्ट है। लेकिन अब ऐसे नहीं मान लेना करेक्ट है। ये देखो, ये एनसीईआरटी 11th क्लास है ना, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7 वहां पे दे रखा है। तो देखेंगे ये जो आइसोथर्म है 10 डिग्री सेल्सियस का, ये इक्वेटर की तरफ शिफ्ट करेगा अगर आप जमीन पे जाओगे। ये तो बोला हुआ है ये इक्वेटर की तरफ इसका शिफ्ट है। क्यों? क्योंकि पानी में जहां यहां 10 डिग्री है, जमीन में वो यहीं पे 10 डिग्री मिल जाएगा कि टेम्परेचर कम दूर जाके हमें देखने को मिलता है। तो कम टेम्परेचर दूर जाके देखने को मिलेगा, इसलिए ये शिफ्ट। जैसे 20 डिग्री को देखो, पानी में 20 डिग्री यहां पे पहुंचेगा लेकिन जमीन में 20 डिग्री यहीं पे ही पहुंच जाएगा। क्यों? जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है। तो इसी चीज को दर्शाया जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन था, आया हुआ यूपीएससी का पीवाईक्यू इस रेंज का एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। चलिए अब देखिए वेदरिंग वाले टॉपिक से सवाल, करंट अफेयर लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि जो देखो दो शब्द है, एक शब्द दे रखा है परमिएबिलिटी, एक शब्द दे रखा है, आप हमेशा याद रखना पोरोसिटी, दोनों में फर्क होता है, इस चीज को बहुत ध्यान रखना। वो ही यहां पे यूज किया हुआ है इन शब्दों का खेल। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स, चॉक जो कि कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट है, चॉक इज ऑल्सो नोन इज अ वेरी परमिएबल रॉक, वेयर एज क्ले इज नोन एज क्वाइट एन इम्परमिएबल एंड लीस्ट परमिएबल रॉक। परमिएबिलिटी को समझो, परमिएबिलिटी का मतलब है एक बार अगर पानी घुस गया रॉक के अंदर वो मूव कितनी इजीली कर जाता है, उसको परमिएबिलिटी बोलते हैं। पोरस का मतलब होता है रॉक पानी को कितना इजीली एब्जॉर्ब करती है। चॉक और क्ले दोनों पोरस है। क्ले सॉइल हम पढ़ते नहीं है, ब्लैक सॉइल, जब बरसातें होती है तो कितना ज्यादा पानी को रख लेती है, और क्ले को कितनी बार हम लोग यूज करते हैं कि क्ले में जो है पानी डाल के छोड़ दो, बहुत सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो क्ले इज हाईली पोरस। और इन्होंने क्या दिया हुआ है, क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस। अपने आप ये थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी, आधा क्वेश्चन जो है आपके ठीक होने शुरू हो जाएंगे। स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट, इसको हटा दो। स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट, इसको हटा दो। स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट, इसको हटा दो। आपका आंसर सी तैयार खड़ा है। तो अब आप देखिए, तो स्टेटमेंट थर्ड क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, राइट। चॉक इज पोरस एंड हेंस कैन अब्सॉर्ब वाटर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट, इन दोनों में से एक ही ठीक है, वो ये है। एंड एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट, और इसकी वजह से स्टेटमेंट फर्स्ट एक्सप्लेन की जा रही है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन दे रखी है, रीड कर लेना है एक बार। परमिएबिलिटी और पोरोसिटी का फर्क समझ जाओगे तो इजीली समझ आएगा। देखिए अब कितना अच्छा एक सवाल दे रखा है, और ये कई बार मैंने जो है सोलर सिस्टम पढ़ाते हुए आपको बताया हुआ है, वहां से लॉजिकली ड्राइव कर सकते हो। देखो मैं रोल ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ाता था कि एटमॉस्फेयर क्या करता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर को से लड़ता है। जैसे मरकरी में एटमॉस्फेयर नहीं है, मरकरी में दिन का टेम्परेचर है 427 डिग्री सेल्सियस, रात का टेम्परेचर है -183 डिग्री सेल्सियस। क्यों? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर अर्थ में भी एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो टेम्परेचर माइनस में जाएगा, जैसे मून में जाता है। मून में दिन का टेम्परेचर कितना है कि 121 डिग्री सेल्सियस है ना, रात का टेम्परेचर कितना है, माइनस में चला जाता है। तो सेम अर्थ में ऐसा होगा। तो यही बोला हुआ है, विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड विल बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, कि अगर धरती पे भी एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो धरती पे टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाएगा एवरीवेयर, बिल्कुल एवरीवेयर, चाहे इक्वेटर हो। पोल्स पे तो पहले ही माइनस में होता है, इक्वेटर पे भी माइनस में हो जाएगा अगर एटमॉस्फेयर एक बार उड़ा दो। हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय एटमॉस्फेयर मेंटेन अवर प्लैनेट एवरेज टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक है। एटमॉस्फेयर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड पर्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दे रखी है यहां पे। तो सी इज द राइट आंसर, जिसमें तीनों स्टेटमेंट दे रखी है। देखिए मून का टेम्परेचर दिन में 121 डिग्री सेल्सियस, रात को -173 डिग्री सेल्सियस, धरती पे भी ऐसे होगा, राइट। तो इसलिए एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो पूरी धरती पे माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा रात के समय में। चलिए अगला सवाल, रेयर अर्थ मेटल। इस बार मैंने आपको एमसीक्यू सेशन में भी करवाया हुआ है। रेयर अर्थ मेटल में बोला कि रेयर अर्थ मेटल जो है फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर में काम आता है, बिल्कुल ठीक है। चिप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी यूज करे, ये लोग भी यूज करें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक जो है प्रॉपर्टीज होती है फॉस्फोरेसेंट की, मींस ये लाइट को बहुत टाइम तक होल्ड करता है और उसके बाद धीरे धीरे लाइट को रिलीज करता है, जिससे इसका आफ्टर इफेक्ट ज्यादा होता है और इससे जो है लो यूसेज ऑफ पावर देखने को मिलता है। तो इस वजह से ये जो है यूज होते हैं रेयर अर्थ मेटल। 17 एलिमेंट का समूह है, मैं इसके बारे में बताता ही हूं। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ मेटल और चाइना लीड करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इसलिए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज मेटल्स इन चाइना। और इसकी वजह से चाइना के अंदर अगर आप देखोगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री काफी ज्यादा बूम करती है। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करती है, इसका डिटेलिंग मैंने दे रखा है रेयर अर्थ मेटल के बारे में, और भी काफी कुछ दे रखा है रेयर अर्थ मेटल के लिए। भारत में कौन सी जो है पीएससी उसके लिए काम करती है। चलिए
अगला क्वेश्चन जो क्लाउड सीडिंग का है, मैंने कहा था जो है अलग अलग लोग क्लेम कर रहे हैं कि साइंस एंड टेक वाले कहते हैं हमारा क्वेश्चन है आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल दैट इज क्लाउड सीडिंग रिड्यूस एयर पोल्यूशन मेक यूज ऑफ, कि ये ऐसा कंपाउंड कौन सा यूज करेंगे जिससे आर्टिफिशियल रेन हो पाए। वैसे तो NaCl भी यूज कर लेते हैं, लेकिन जनरली एक ऐसा कंपाउंड यूज करते हैं जो कि बहुत रिएक्टिव नहीं होता। तो सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, कई बार मैं क्लासेस में बोलता हूं सिल्वर आयोडाइड इज यूज, पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। तो हमें ऐसा ही कोई कंपाउंड यूज करना होता है जो रिएक्ट ना करे, क्योंकि पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो नुकसान भी करेगा, राइट। चलिए करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। India is one of the founding member of International North-South Transport Corridor, a multimodal transportation corridor which will connect। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्लास में भी करवाया हुआ है, पीपीटीज में भी मिल जाएगा आपको। तो ये इंडिया और यूरोप को कनेक्ट करना है वाया अजरबैजान, कि कई सारे प्रकार के हाईवेज है, हम लोग पढ़ते भी हैं कि पूरा यूरोप हाईवे से कनेक्टेड है, नॉर्थ अमेरिका कनेक्टेड है ना, साइबेरिया रशिया कनेक्टेड है, कनाडा कनेक्टेड है, स्टार्ट हाईवे जो जा रहा है ऑस्ट्रेलिया से वो स्टार्ट डार्विन हाईवे ऑस्ट्रेलिया में वो कनेक्ट कर रहा है। लेकिन एशिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है, डेवलपिंग नेशन है, पैसा नहीं है, तो इस तरह का एक हाईवे कनेक्ट किया जा रहा है जो यूरोप को एशिया से बाय लैंड कनेक्ट करने का काम करेगा, ओल्ड सिल्क रूट वाली बात जो है। तो इसलिए डी इज द राइट आंसर, है ना। आसान सवाल था, ये आप लोग कर भी सकते थे। चलिए अब देखिए ये टफ क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा डिबेटेबल भी हो सकता है। मेरे हिसाब से ए आंसर है, काफी हद तक मैं 70-80% श्योर हूं ए है। क्वेश्चन में पढ़ता हूं आप इसको, और ये डायरेक्टली कहीं नहीं लेगा, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने पड़ेंगे हमें। देखिए पहले यूपीएससी जनरली ऐसे सवाल पूछता था जिसमें इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने पड़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। एक बॉडी का नाम लिया, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी। एक बॉडी है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी। मैं अपना लॉजिक देता हूं कि क्यों मैं ए कंक्लूजन पे पहुंचा। ये एक ऐसी बॉडी है जिसका काम है, देखो वर्ड का ध्यान रखना, इसका काम है अवेलेबल करवाना, क्या, पेट्रोल और नेचुरल गैस अवेलेबल करवाना। अवेलेबल करवाने के लिए इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना है, चीज का ध्यान रखो। दो चीज होती है, मेरे देश में अनाज पैदा करना है, वो अनाज किसान गरीबों तक पहुंचना चाहिए, लेकिन उस अनाज में अलग अलग प्रोसेसेस इन्वॉल्व। पहला प्रोसेस क्या इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन ऑफ अनाज, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। ये अवेलेबल करवाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज। तो इट लुक आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज, it does not look after the process of refining, it does not look after the process of development, है ना, प्रोडक्शन। ये मेरा लॉजिक है, मैंने सारा इस बॉडी को पढ़ा है, पहले भी पढ़ा हुआ था, उस तर्जुमे में बता रहा हूं। तो इसका प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल से कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस से कोई लेना देना नहीं है मेरे नजर में, इसमें इसका बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं है। साथ ही साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन में काम है, स्टोरेज में काम है, लेकिन रिफाइनिंग में काम नहीं है मेरे नजर में, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाता है। मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये बिल्कुल ठीक है, तो मेरी नजर में इसलिए 1 है। ये भी हो जाता अगर इसमें रिफाइनिंग शब्द नहीं लगाया जाता, अगर इसमें स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन होता तो ये भी ठीक हो जाता। तो मेरी नजर में 1 है ना। फिर भी और कई सारे इंस्टीट्यूट आंसर की डालेंगे, आप उनके लॉजिक को भी सुन लेना, उस हिसाब से जो है कॉमन सी ओपिनियन बन सकती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आसान सवाल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि कौन से कंट्री जिसमें 4 से ज्यादा टाइम जोन है ना। ये मैं कई बार क्लासेस में कराता हूं, डिफरेंट नेशन, जिसमें हम फ्रेंच पढ़ते हैं 12 टाइम जोन, रशिया यूएसए पढ़ते हैं 11 टाइम जोन, यूनाइटेड किंगडम 9 टाइम जोन, ऑस्ट्रेलिया 8 टाइम जोन, यहां तक मैं पढ़ाया हुआ है। तो इसमें से देखिए यूनाइटेड किंगडम को निकाल लो, ऑस्ट्रेलिया को निकाल लो, ब्राजील जो कि वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट कंट्री है, इतना बड़ा एक्सपेंस है, उसमें तो 4 टाइम जोन, इंडिया में 2 टाइम जोन इजिली बन रहे हैं, तो ब्राजील में क्यों नहीं बनेंगे, तो ब्राजील भी यहां पे आ जाएगा, है ना। तो ब्राजील भी जो है डन है इसमें से। ऐसे आप देखोगे न्यूजीलैंड में नहीं हो सकते, है ना, डेनमार्क में हो सकते हैं, क्योंकि डेनमार्क के पास क्या है, ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड क्या है, सबसे बड़ा आइलैंड है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है। अगर आपके पास आ जाए विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड, और उसमें ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में नहीं दे रखा, देन ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट। ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा छोटा है, लेकिन ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड, अगर ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए डेनमार्क भी इसमें ऑप्शन है। जो नहीं है वो न्यूजीलैंड नहीं है, तो ओनली 4 आर करेक्ट, तो 4 इसमें करेक्ट है। तो इस तरह से ये इजिली किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखें, टाइम जो मैं आपको पढ़ाता ही हूं, इंटरनेशनल डेटलाइन, वहां से सवाल है, आसान सवाल, लॉजिक लगाना है। देखिए उन्होंने एक जगह का नाम दिया, कह रहे हैं जी एक जगह है साइबेरिया में, अच्छा जी एक जगह है अलास्का में। इंटरनेशनल डेटलाइन की शक्ल बना लो, ये रहा अलास्का, ये रहा साइबेरिया। अलास्का में आज मान लो, अलास्का में अगर मंडे है तो साइबेरिया में दिन आगे चला जाएगा, ट्यूसडे हो चुका होगा, क्योंकि ये हमेशा आगे चलता है, ये पीछे चलता है, और यूएस से पीछे है हमसे, तो सेम ऐसे ही साइबेरिया आगे, तो उस हिसाब से दिख रहा है। तो 2 जगह, एक साइबेरिया अलास्का में, उसमें बोले जी जो लोग हैं वो अलग अलग समय में कामों को कर रहे हैं। तो बट व्हेन पीपल आर वेकिंग अप एंड गेटिंग सेट फॉर ब्रेकफास्ट इन दीज सिटीज, इट विल बी डिफरेंट डेज। ऑल्दो दोनों बहुत नजदीक हैं, लेकिन इन दोनों में अलग अलग दिन होंगे। बात बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल डेटलाइन के एक तरफ एक शहर है, दूसरी तरफ दूसरा शहर है, स्टेटमेंट हो गई करेक्ट। व्हेन इट इज मंडे इन साइबेरिया, व्हेन इट इज मंडे इन साइबेरिया,
तो अगर यहां साइबेरिया में मंडे है तो इधर संडे होना चाहिए, इन्होंने लिखा है ट्यूसडे। तो मींस अगर साइबेरिया में मंडे है तो यूएसए तो पीछे चल रहा है उसे, तो वहां पे अगर साइबेरिया में मंडे है तो यूएसए में अभी संडे ही होगा, मंडे नहीं आया, तो इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। रीड कर लोगे आपको समझ आ जाएगा। तो ए इज द ओनली चॉइस, ए इज द ओनली चॉइस। तो इस तरह से ये सवाल दिया हुआ है, क्लियर। तो यहां पे अगर आप देखोगे इंटरनेशनल डिक्लाइन का कॉन्सेप्ट वहां से निकल जाता है। चलिए, ये करंट अफेयर में हम लोग पढ़ाते भी हैं और मेरी क्लास की पीपीटीज में है, ये नोट्स में बहुत एक्सप्लिसिटली दे रखा है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड इज रशिया, रशिया के बाद कोई है तो बोट्सवाना। सवाल क्या दे रखा है कि रिसोर्स रिच कौन कौन से नेशन यहां पे दे रखे हैं। चाइल्ड कई बार पढ़ाते हैं और इस बार मैंने करंट अफेयर में करवाया हुआ है ना। ट्राइंगल पढ़ते हैं हम, लिथियम ट्राइंगल, उसमें चाइल्ड मैंने पढ़ाया हुआ है ना। कोलंबिया, एक और नेशन है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं अभी, जिम्बाब्वे, वो भी पढ़ाया हुआ है ना। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कि कॉपर प्रोडक्शन में लीड करता है, वन ऑफ द लीडर है वो। तो चाइल्ड जो है सबसे ज्यादा लिथियम प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल ठीक बात है, 50% के आसपास का प्रोडक्शन है इसमें। इंडोनेशिया सिंगल हैंडेडली निकल प्रोड्यूस कर रहा है, 21% ऑफ द वर्ल्ड निकल इज प्रोड्यूस इन इंडोनेशिया। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, तीनों ही बिल्कुल ठीक दे रखे। ये ठीक था, करंट अफेयर बेस्ड था, मैं उम्मीद करता हूं कि आता है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, है ना, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं था। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं। ज्योग्राफी के डोमेन में टोटल 20 सवाल आए हुए, 3 जगहें दे रखी हैं और प्लेसेस इन न्यूज में कई बार कराता हूं, उनमें से ये आए हैं न्यूज में और आपने सुने भी होते हैं। जैसे आपको पता है सर्दिनिया जो है इटली में है, तो ये गलत दे रखा है ना। नॉर्मंडी जो है, नॉर्मंडी बीच अगर आप देखोगे ब्रिटेन के अंदर है, तो ये भी बिल्कुल गलत दे रखा है। ऐसे ही आप देखोगे मेलाराको, ये फ्रांस के अंदर है, ये गलत दे रखा है। तो तीनों ही स्टेटमेंट गलत दे रखी है, डी कि तीनों में कोई भी ठीक नहीं है, राइट। तो प्लेसेस इन न्यूज जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते ही हैं पूरे साल की, प्लेसेस इन न्यूज हर साल इससे 1 या 2 सवाल आते, वो यहां पे है। तो ज्योग्राफी से 20 सवाल आए हैं, 20 में से मैं ऐसा मानता हूं कि 14 के आसपास, 14-15 डुएबल सवाल है। पेपर मॉडरेट लेवल का, अगर सी सेट ठीक आ जाता है, ठीक का मतलब एवरेज आता है, तो कट ऑफ कैन गो अप टू 105। तो मेरी नजर में ना 100-105 के आसपास जा सकती है, क्योंकि अब बच्चों का तैयारी का लेवल अच्छा खासा बढ़ चुका है, तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। पिछली बार कट ऑफ इसलिए डिप हुई थी क्योंकि सी सेट बहुत कठिन है ना, इस बार बेटर है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।